गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं मैडम आज की क्लास। क्या पढ़ चुके हैं अब तक? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, काउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए शुरू करते हैं इसको अपन। पहले तो कुछ बातों को हम समझते हैं और ध्यान से समझें। एक सीधा सा आपको मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से और तरीके से और इज्जत से, है ना, खुद की इज्जत रखते हुए बात समझना। नहीं तो क्या है कि मुझे लगा कि तुम नहीं समझ रहे हो, समझदार हैं सब, फिर उसके आगे बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए आपने और आपके एक दोस्त ने या आपके भाई ने या बहन ने, जिसको भी आप अपने साथ रखना चाहते हो आप उसको रख सकते हो। बाकी और भी 2 लोग हो सकते हैं, तो अपने अपने हिसाब से सोच लेना। 2 लोगों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीदा। क्या किया? 2 लोगों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीदा आज की डेट में, और कहीं पर चल रहा था, प्लॉट की कटिंग चल रही थी, और वो प्लॉट आपको मिल गया मात्र 5 लाख रुपए में। खरीद लिया आप दोनों ने, ठीक है। अब 2 साल हो गए उसको खरीदे हुए आपको। आपने खरीदा कितने में था? 5 लाख में, और आपको 2 साल हो गए उसको खरीदे हुए। और 2 साल के बाद उस प्लॉट की वैल्यू बढ़कर 9 लाख रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है उस प्लॉट की वैल्यू बढ़कर? मान लीजिए 9 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब वैल्यू तो होगी 9 लाख रुपए। अब उसी समय कोई तीसरा व्यक्ति और आता है आपके पास और कहता है मुझे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा मौका है, हम हमारा पैसा थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं। आपने 5 लाख में खरीदा था, 2 साल आपने पैसा फंसा के रखा, उसके अंदर पैसा इन्वेस्टेड रखा है ना। अब तीसरे आदमी को आप उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए बताओगे या कहोगे भैया हमने तो 5 लाख में खरीदा था? तो तीसरे आदमी से जो पैसा लोगे तो 5 लाख के हिसाब से लोगे या 9 लाख के हिसाब से? क्यों भाई, तुमने तो 5 लाख में खरीदा था ना। भाई आपने 5 लाख में खरीदा, आपकी बुक्स में जो एंट्री है वो भी 5 लाख ही हो रही होगी, फिर तुम 9 लाख के हिसाब से क्यों लोगे? क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। हम कहेंगे 5 लाख से ले लेंगे, उसमें क्या फर्क है? बोले फर्क कैसे नहीं है, 2 साल जो पैसा लगाया, 2 साल का जो 4 लाख का प्रॉफिट है उस पर अधिकार केवल किसका है? दोनों का ही है ना तुम्हारा। नया व्यक्ति आएगा उसको नई वैल्यू से मिले। सेम चीज बिजनेस के अंदर होती है। मान लो कोई बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, 2015 में एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया। कब एस्टेब्लिश किया गया? 2015 में एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया, और इस दिन इस बिजनेस ने कुछ एसेट्स परचेज की थी, और वो एसेट्स की वैल्यू फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीज है। फिर से हुआ आवाज? आवाज से हुआ, ओके। और एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। कब थी ये वैल्यू? ध्यान देना, 2015 में। अच्छा, अब 11th में आप एक डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ के आए थे ना। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हर साल हम वैल्यू कम ही करते हैं ना अकाउंट्स की बुक्स में। तो हमने अगर 10 लाख में खरीदा है तो 2016 में 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9 लाख रह जाएगी। 2017 में और भी 8 लाख रह जाएगी। मतलब हर साल वैल्यू कम होगी। बुक वैल्यू कम होती है। बुक वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और आपको इसका एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली हम जो सबसे करंट सिनेरियो है वो किस चीज का है? से बाइक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई बाइक परचेज की थी 2010 में, 2010 तो चलो बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा, मान लो 2015 में कोई बाइक परचेज की थी हमने, और वो परचेज की थी 2015 में। बाइक की वैल्यू मात्र 50,000 रुपए थी। आपने खरीद ली, डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो गई उसकी। मतलब घटाते घटाते हर साल 20% का डेप्रिसिएशन भी अगर हम लगाते चलेंगे, 5 साल में बाइक खत्म, और 5 साल से ज्यादा हो चुके। उस बुक की वैल्यू क्या हो चुकी? उस बाइक की वैल्यू हमारी बुक्स में, चलो 10% का भी लगा लेते हैं। केवल कितने का लगा लेते हैं हम? 10% का लगा लेते हैं, 20% का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। 50,000 की बाइक की वैल्यू आज की डेट में, 7 साल हो गए ना, 2022 चल रहा है, तो 50,000 से 35,000 कम करते हैं, वैल्यू क्या रहेगी? 15,000। वैल्यू क्या रहेगी? 15,000। बुक के अकॉर्डिंग, आपकी अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है? 15,000। लेकिन आज की डेट में कोई नई बाइक लेने जाओ वो 1 लाख रुपए की आती है। आज की डेट में नई बाइक लेने जाओ कितने की आएगी? 1 लाख रुपए। और इसी कारण से आपकी जो पुरानी बाइक है
उसकी वैल्यू भी मार्केट में 30,000 रुपये हो गई, हुई कि नहीं हुई? आज की डेट में नई बाइक की वैल्यू कितनी है? 1,00,000। 50,000 से 1,00,000 और नई की होगी तो पुराने की भी 15,000 से 30,000 होनी चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल में हम बुक्स में ऐसा करते नहीं है। करते हैं क्या ऐसा? नहीं करते ना। हम तो जो उस समय वैल्यू थी उसी को क्या करते रहते हैं? एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जो 15,000 का बेनिफिट है ये किसका है? उसका है जिसने खरीदी है। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में उस बाइक को खरीदना चाहे उसको तो कितने में बेची जाएगी? 30,000 में। कितने में बेची जाएगी? और ये 30,000 कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान से सुनना, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर उस एसेट को आज की डेट में मार्केट में बेचा जाए तो उससे कितना पैसा मिलेगा। बुक वैल्यू का मतलब आपकी अकाउंटिंग बुक्स में उस एसेट की कितनी वैल्यू लिखी हुई है। बुक वैल्यू का मतलब आपकी अकाउंटिंग बुक्स में उस एसेट की कितनी वैल्यू लिखी हुई है। और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर एसेट को जो कि आपकी अकाउंटिंग बुक्स में लिखी हुई है उसको अगर आज की डेट में मार्केट में सेल किया जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे। तो चांसेस होते हैं, किसके चांसेस होते हैं? डिफरेंस आने के। बुक वैल्यू से हो सकता है मार्केट वैल्यू कम भी हो जाए। बुक वैल्यू से क्या हो जाए? मार्केट वैल्यू कम भी हो जाए। या बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? प्रॉफिट या लॉस दोनों ही हो सकता है। अब दोनों अगर हो सकता है तो प्रॉफिट अगर है तो वो भी किसका है? उसका है जिसने अब तक उसको एसेट को संभाला है। लॉस है वो भी किसका है? जिसने अब तक उस एसेट को संभाला है। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी क्या होगा? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस डेट को क्या किया जाता है कि फर्म के पास जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सब की मार्केट में वैल्यू लगाई जाती है। उन वैल्यूज को, जो बुक वैल्यूज हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज कहां लिखी हुई है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज लिखी है उनको कंपेयर किया जाता है किससे? मार्केट वैल्यू से। किससे कंपेयर किया जाता है? और देखा जाता है कि कहीं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं है। और ये कंपल्सरी है करना। कब करना कंपल्सरी है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं समझ में आई? इसी को कहते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम समझेंगे। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन, है ना। एक तो ये ध्यान रखना ये रिवैल्यूएशन है, रिवॉल्यूशन नहीं है। कई बच्चे इसको रिवॉल्यूशन पढ़ देते हैं, अंतर होता है। रिवॉल्यूशन मतलब इनकलाब जिंदाबाद, वो नहीं है ये। रिवैल्यूएशन पुनर्गणना। आप रिवैल्यूएट कर रहे हो चीजों को, नई वैल्यूज क्या कर रहे हो? उनकी आइडेंटिफाई कर रहे हो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर देखिए, शुरू करते हैं अपन। ध्यान देना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म must also be revalued at the time of reconstitution of partnership। बहुत जरूरी है ये करना ही पड़ता है। जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उनको रिवैल्यूएट किया जाता है। और इनमें जिन एसेट्स और जिन लायबिलिटीज की वैल्यू में डिफरेंस आता है ना, वो नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। तो कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या आया है? डिफरेंस आया है। क्लियर? मिल जाएगी जानकारी। अब क्वेश्चन ये आता है कि द रीजन इज दैट, क्या कारण है? ऊपर एक स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं। क्या बना दूं? व्हाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म मस्ट आल्सो बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्यों करना चाहिए? मर गया, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया। थर्ड पार्ट है वो भी आता है, तो हमें कारण सारे पता होना चाहिए, कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर होने चाहिए। रीजन दिया है, क्या दिया है कि द रीजन इज दैट the realizable or actual value of, realizable value या actual value कुछ भी कह लो, actual value और realizable value का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो कि मार्केट में अगर आज की जिस डेट पे हम रिवैल्यूट कर रहे हैं उस डेट पे अगर उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को मार्केट में प्रेजेंट किया जाए तो उसके बदले कितना हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। वो वैल्यू कौन सी कहलाती है? रियलाइजेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज may be different, किससे? those shown in the balance sheet। और मैंने अभी बताया आपको
तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं हम? बुक वैल्यू। तो दिक्कत है यहां तक? कंफर्म? किसी भी तरह अगर कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर करें। दो बातें लिखी है और दोनों लाइन सिर्फ उतनी सी लिखी है जो मैं पिछले 15 मिनट से समझा रहा हूं आपको। क्लियर है सबको बात? कंफर्म? आगे देखो और क्या लिख दिया। इट इज पॉसिबल दैट विद द पासेस ऑफ टाइम, समय गुजरता जाता है तो क्या होता है? सम ऑफ द एसेट्स माइट हैव एप्रिशिएटेड इन वैल्यू, कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया लैंड का, लैंड की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया बाइक का, डिक्रीज भी होती है लेकिन बढ़ भी सकती है। जैसे हमने जो अनएक्सेप्शनल केस देखा वहां पर, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वैल्यू क्या होगी? अपने आप उसकी इंक्रीज हो गई है। while the value of certain other assets might have decreased, कुछ की वैल्यू क्या भी हो सकती है? कम भी हो सकती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को यहां तक। तो बातें लिखी हैं सारी समझ में आ रही है, माइंड में चीजें क्लियरिटी होना चाहिए। देखो हर चीज को ना अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलो। हम भी देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं तो हमने पहले खरीदी, आज बहुत महंगी हो गई। बहुत सारी चीजें जिनकी प्राइस कम भी हो जाती है। जैसे टीवी का एग्जाम्पल ले लो, एक समय में वो छोटा सा टीवी जो आता था बहुत महंगा है। मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, पहले वो छोटा सा फोन आता था नोकिया का 1100, प्योर कीबोर्ड, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, वही 3,500-4,000 का आता था। और 3,500 में तो बढ़िया कैमरे वाला मल्टीमीडिया फोन ले लो आप, मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ की प्राइसेस क्या हुई समय के साथ? बहुत ज्यादा कम भी हो जाती है और कुछ एसेट्स की प्राइस क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान देना। Revaluation of assets and liabilities becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities. क्यों जरूरी है? Becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities belongs to the period prior to reconstitution. क्योंकि जो चेंज हुआ है किस डेट को कर रहे हैं अपन? रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन चेंज तो देख रहे हैं, उसी दिन कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर कोई चेंज हो गया है तो ये कब से हुआ है? जब से एसेट खरीदी तब से रिकॉन्स्टिट्यूशन तक, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले तक का ये चेंज है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से के पहले के जो भी प्रॉफिट लॉस है उसके ऊपर किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तभी तो हमने लिख दिया एंड हेंस मस्ट बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नो डाउट। इसलिए अधिकार भी किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि चेंज हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कर रहे हो तो मतलब जिस डेट से एसेट्स खरीदी है तब से लेकर रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट तक का चेंज है और उस पर अधिकार केवल किसका है भैया? ओल्ड पार्टनर्स का ही उसके ऊपर अधिकार है। क्लियर है यहां तक? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को? फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और अपन, और क्या लिखा है वो देखते हैं। क्यों भाई? रीजन अभी भी हमने बताया, ऐसा क्यों है? केवल इनका ही अधिकार क्यों है? बताया था ना अभी। क्यों? तो कब का? ये इसमें खुद में आंसर लिखा हुआ है। चेंज कब से कब हुआ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो वही लिखा है कि न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो उस पर नुकसान होगा। वो नुकसान भी किसको नहीं होना चाहिए? न्यू पार्टनर को। वो नुकसान भी किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। नॉर शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और नई वैल्यू बढ़ने से उसको कोई बेनिफिट होना चाहिए। पहले का प्रॉफिट लॉस पूरा किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को। मिलना भी किसको चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। न्यू पार्टनर को ना तो नुकसान हो और ना ही उसको फायदा भी मिले, कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्पष्ट? कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? आगे देखते हैं और क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। अब दो सिचुएशन बन जाती है। सिचुएशन चली रही है ना सब जगह। अब एक बात और समझना, जब दो सिचुएशन बनती है ना, पहली सिचुएशन तो नॉर्मल होती है और दूसरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पे जाके खत्म होती है। सेकंड सिचुएशन का मूल मंत्र क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यानी वही है। क्या है पहली सिचुएशन? ध्यान से समझना। when realized values are to be recorded in the books, कि जहां पर ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि हम जो रियलाइज्ड वैल्यू मतलब जो नई वैल्यू है उसको नई बुक्स में शो कर देंगे। क्या डिसाइड किया गया पार्टनर्स ने? कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यूज है उन्हीं को न्यू बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी यहां पर? जहां पर ये डिसाइड किया जाए
कि न्यू वैल्यूज को बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। न्यू बुक्स में वैल्यूज कौन सी दिखाई जाएगी? ओल्ड। न्यू बुक्स में वैल्यूज कौन सी दिखाई जाएगी? ओल्ड। पहली बात तो ये रिवैल्यूएशन करेंगे कैसे? जैसे हमने देखा था कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाना सीखा था हमने। कौन सा? नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट बनाया जाता है, वो सॉरी जो अकाउंट बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? ऐसा लगता है हम खो जाते हैं, तो चल रहा है बस, तो वही निकलता है मुंह से। इसी तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं हम? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाए वो कौन सा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन जो रिवैल्यूएट करना ही नहीं चाहे, तो पुरानी वैल्यू रखना चाह रहा है, रख लो भैया, रख लोगे तो भी रिवैल्यू तो करना पड़ेगा, वो तो जरूरी है। तो फर्क कितना सा आएगा कि ध्यान देना कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू को न्यू बुक्स में शो किया जाता है, उस समय जो अकाउंट बनता है उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंफ्यूज मत होना, कई जगह इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह दिया जाता है। क्या होता है इस अकाउंट को? कई जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह दिया जाता है, ठीक है ना? तो 99.99% केस में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट ही मिलेगा। पर कोई भाग्य अगर कुछ हो जाए जहां पर कह दे साहब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 1 में सर ने पढ़ाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें पढ़ना ही नहीं है सर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आपने मना किया था। कभी भी इसको भी जहां तुम्हें लगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता है और वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए कह दे, उसका मतलब वो क्या बनवा रहा है? रिवॉल्यूशन अकाउंट ही आपसे बनवा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना नई वैल्यूज को, कब होगा ये? जब नई वैल्यूज को न्यू बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब तो अकाउंट कौन सा बनेगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं वो? कि न्यू वैल्यूज को क्या किया जाए? रिकॉर्ड किया जाए। कहां पर? न्यू बुक्स में। वो क्या चाहते हैं? केवल कि न्यू बुक्स में कौन सी वैल्यूज? ओल्ड वैल्यूज को ही रिकॉर्ड किया जाए। तो उस केस में जो अकाउंट बनता है उसका नाम है बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है उस केस में? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? दो अकाउंट पढ़ेंगे हम, कौन कौन सा? पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक बात समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हम किस किस चीज को रिवैल्यूएट कर रहे हैं? एक तो एसेट्स को, सॉरी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी दी है। एक तो ये कैसा है? नॉमिनल अकाउंट होता है। पहली चीज क्या है? कौन सा अकाउंट होता है बेटा? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अब अगर रिवॉल्यूशन में लॉस हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये तीनों बात याद रह जाएगी। रिवॉल्यूशन डेबिट होता है लॉस में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? लॉस और एक्सपेंसेस में डेबिट होते हैं। याद करो गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। वही लिखा है यहाँ पर। तो पहले लाइन लिख दी नॉमिनल अकाउंट है, उसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है अपने को। क्लियर है चीज? अच्छा, अब समझना जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने कहा कि सब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन भी क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रिवॉल्यूशन में लॉस भी हो सकता है। यही तो बढ़ाया ना हमने। ऐसे कैसे? तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? हम क्या कर रहे हैं बेटा? कंपेयर कर रहे हैं इसको, एसेट्स की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर एसेट्स की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज की भी बुक वैल्यू
और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब देखो तीन स्थितियां समझना। कितनी स्थितियां समझे हम? तीन स्थितियां समझे। क्या देख रहे हैं हम? कंपैरिजन किया जा रहा है। रिवैल्यूएशन के टाइम पर कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किस किस में? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में। किस किस में कंपेयर कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में। हमने कंपेयर किया बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू को। ध्यान दो इधर, किससे कंपेयर किया हमने? बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू में। अब वो या तो ज्यादा होगी या कम होगी या इक्वल होगी, और कुछ हो सकता है कि तीन के अलावा। मार्केट वैल्यू हम देख रहे हैं किससे मिला रहे हैं? उसको बुक वैल्यू से। तो मार्केट वैल्यू या तो ज्यादा होगी या कम होगी या इक्वल होगी। इन तीन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है होना। और क्या होगा? अब अगर इक्वल है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो ना तो प्रॉफिट है और ना लॉस है। तो या तो कम या ज्यादा। अब इसमें या तो प्रॉफिट है या लॉस है, यही देखना है हमको। अब वही हम समझते हैं कौन से केस में क्या होगा। जैसे हमने एसेट्स, हमने देखा एसेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? इंक्रीज भी हो सकती है। और एसेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकती है ना? कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। किसके कंपैरिजन में? बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। क्लियर? ऐसे ही लायबिलिटीज की भी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? बुक वैल्यू कंपैरिजन में इंक्रीज भी हो सकती है और क्या हो सकती है? तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। तीसरा ऑप्शन था इक्वल, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भैया फिर प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? तो तुम बनाना सीखो जोड़े। जो दो लोग पास में बैठे हैं इनका जोड़ा बन जाएगा और जो दूर बैठे हैं इनका भी जोड़ा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो देखते हैं अपन। ध्यान दो। अब देखो कि लॉस कब कब होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या हो जाती है बेटा? अगर एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा? यहां पर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाती है बेटा? अगर एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर क्या हो जाती है? लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो भी क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। दो केस हमारे पास। अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज, और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। बना दी ना जोड़े। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो, दोनों ही केस में क्या होगा? लॉस होगा। दोनों ही केस में क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर है? वापस समझ लेना। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, दोनों ही केस में क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर? उसी तरह से फिर प्रॉफिट कब कब होगा? अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज, और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या होता है कि सब हम बच्चे कहते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये याद नहीं रहती। सिर्फ एक चीज याद रखो, कोई सी भी एक चीज याद रख लो, उससे अपने आप चारों बन जाएंगी। तुमने एक चीज याद रखनी साहब कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर लॉस होता है। एक लाइन तो याद रख सकते हैं ना अपन, एक तो याद रख लेंगे। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, फिर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। लायबिलिटीज का रिवर्स चलेगा, लायबिलिटीज का रिवर्स चलेगा। अपने आप चारों चीजें याद हो गई। एक याद रख लोगे चारों अपने आप बन जाएगा। सिर्फ याद क्या रखा हमने कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, क्या होता है? प्रॉफिट। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर लॉस। अपने आप आ गया ना। अब हमें यह भी याद है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर प्रॉफिट है, तो लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या है? लॉस है। तो फिर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होने पर प्रॉफिट है। ऑटोमेटिकली रिलेशंस क्या हो जाते हैं? यहां पर मेंटेन हो जाते हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। क्यों याद रखना? कि अगर ये याद है, अगर ये याद है, और साथ में जो अभी पहले हमने देखा था, इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। लॉस होने पर क्या होता है? डेबिट होता है रिवैल्यूएशन, और प्रॉफिट होने पर क्या होता है? तो मैं बैठे बैठे भी आपको सारी एंट्रीज बनवा देता हूं। एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस। एंट्री क्या बनेगी? लॉस के केस में रिवॉल्यूशन तो क्या होता है? डेबिट। लॉस के केस में रिवॉल्यूशन क्या होता है? डेबिट ही होता है ना। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? एसेट्स। तो क्या एंट्री बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर? अब इसी लॉजिक को लगा के मुझे इसका आंसर बता दो। एसेट्स इंक्रीज होने पर क्या एंट्री होगी, उसके बाद कर दो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अच्छा, तो इसी लॉजिक को लगा के फिर ये भी बता दो। लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर क्या एंट्री बोली आपने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। क्लियर? फिर इसमें पक्का क्या लिखा है? अच्छा, ये तो वो लिखा है। क्या लिखा है और क्या लिखा है? क्या एंट्री बताई थी? ध्यान से देख के पढ़ना। हाँ, क्या एंट्री बताई थी? सही है ना? अरे थोड़ा सा ऊपर देख लेना इसको ना। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यही एंट्री थी ना? समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वो एक काम। दूसरा काम, इसकी एंट्री बोल दो फटाफट। देखो लिखी ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसकी एंट्री क्या होगी बताना? सब में गड़बड़ हो जाए। कंफर्म? फोर्थ क्या था? हो गया ना यहाँ पर? अब अलग अलग एसेट का अलग अलग एफडीज का लॉस आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया। किसको मिलता है ये? कौन से रेशियो में? एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। जैसे मान लो हमने देखा बिल्डिंग पे 1 लाख का प्रॉफिट, प्लांट पे 50,000 का लॉस, और क्रेडिटर्स पे 10,000 का लॉस। तो नेट क्या बचा? 1 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, 40,000 का प्रॉफिट बचा ना। नेट प्रॉफिट लॉस निकलेगा 40,000 का। रेशियो में प्रॉफिट हो गया। किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन से रेशियो में? तो एंट्री बननी चाहिए वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बननी चाहिए ना। देखो वही लिखा है हमने। क्या एंट्री लिखी है? फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, क्या एंट्री हो जाएगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और जब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या शो कर दे बेटा? लॉस शो कर दे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कोई दिक्कत? कंफर्म? बहुत बढ़िया, ये तो तुमने पूरा पढ़ लिया। मुझे इतनी उम्मीद थी आज पूरा टॉपिक तुम इतनी आसानी से क्लियर कर लोगे। सिंपल ही था जी, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया क्या है? क्वेश्चन भी इसी से आएंगे। तो फिर अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं हमने, अब तक जितने टॉपिक पढ़ लिए, उनमें कुछ क्वेश्चन से ऊपर नीचे हुआ है क्या? टॉपिक के बाहर कुछ नहीं होता। हम टॉपिक को इतना डिटेल में बताते हैं कि क्वेश्चन चाहे कितना ही कहीं से आ जाओ, वो एक अलग बात है हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ पाए या नहीं पाए, वो एक अलग चीज है। बाकी क्वेश्चन होगा उसी में से, इसके अलावा और कहीं से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, और एक हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और उसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में केवल और केवल एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब आप लगा लो सबसे आइडिया, ठीक है ना। चलिए बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।